हमारे शो का एक सेगमेंट है सर स्टॉक्स नीति, बट हम क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेकर के उनके टेक्निकल्स पे बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सेक्टर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। और आप जिक्र कर ही रहे हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का, तो शुरुआत भी उसी से करते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल इस वीक किस तरीके से परफॉर्म करके गया है ये देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन इस बार बैंकिंग और फाइनेंशियल्स का रहा इस हफ्ते। हालांकि रैली पॉजिटिव रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा वोलेटिलिटी देखने को मिली है। खासतौर से 2 जुलाई को बहुत बेहतर परफॉर्म किया था बैंकिंग इंडेक्स ने, रिकवरी आती दिखाई दी थी। उससे पहले जहां जहां भी कमजोरी दिखाई दी हमें पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स में, 2 जुलाई को वहां भी रिकवरी आती दिखाई दी। यहां पर थोड़े से कंसर्न्स जो एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स को दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि हायर इंटरेस्ट रेट के कंसर्न्स थे, लिक्विडिटी का थोड़ा प्रेशर था और ग्लोबल क्यूज के कारण दबाव था। और वो ग्लोबल क्यूज जैसे जैसे ईज होने शुरू हुए हैं वैसे वैसे बैंकिंग इंडेक्स भी रिकवरी की तरफ आके बढ़ता दिखाई दिया है। ब्रॉडर मार्केट रैली जो थी और बाकी सेक्टर्स की जो रैली थी उसने भी निफ्टी बैंक को काफी सपोर्ट किया है इस हफ्ते। लेकिन सवाल ये सर कि अब ये रैली फाइनेंशियल्स और बैंकिंग की जाएगी कहां तक और कितना लॉन्ग टर्म आउटलुक लेकर के चले बेहतर रिटर्न्स के लिए, क्योंकि बाजार ऑलरेडी बहुत प्रेशर में था। देखिए अनिमा, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर एक हमारा पसंदीदा सेक्टर है। हमें लगता है कि खासकर प्राइवेट सेक्टर साइड पे, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग साइड पे हमें बहुत अच्छा मूवमेंट आने वाले समय में लगता है। मैं जब आने वाले समय की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि हम लंबे समय की बात करते हैं। हमारा नजरिया यूजुअली 5 साल से ऊपर का होता है। लॉट ऑफ पीपल डोंट, हम लोगों के नजरिए के हिसाब से नहीं चल पाते हैं, बट जब 5 साल का नजरिया देखते हैं तो उस पूरे नजरिए में बैंकिंग फाइनेंशियल entire space looks extremely good, particularly the private sector banks. इसके अलावा NBFC भी अच्छा लगता है अनिमा। एंड तो मुझे ये नहीं पता है कि एक हफ्ते बाद क्या होगा या 10 दिन बाद क्या होगा। हो सकता है मार्केट आए, हो सकता है ऊपर चले जाए, बट आपने बैंकिंग सेक्टर में पिछले कुछ समय में अच्छी रैली भी देखी है। फ्रॉम 52,000 लेवल्स टू 58,000 लेवल आ गए हैं, बट ये बहुत ही स्मॉल मूवमेंट है अनिमा। अगले 5 साल में अगर यहाँ से डबल भी हो जाए बैंकिंग सेक्टर तो आई विल नॉट रियली बी वेरी सरप्राइज्ड अनिमा। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई लेवल्स आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें सरप्राइज नहीं होगा इस चीज पे। सो ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस हमें बहुत अच्छी लगती है। ऑन टॉप ऑफ दैट एनबीएफसीज अच्छे लगते हैं। यस आई नो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पिछले महीने के जो डेटा आया है इतना अट्रैक्टिव नहीं आया है, बट फिर आई थिंक इट कुड बी जस्ट अ 1 month और a 2 month प्रॉब्लम, एंड ओवरऑल आई थिंक वी लुक गुड इन दिस स्पेस। अच्छा, मैं आपसे अगला सवाल ही करने वाली थी सर, पीएसयूज या प्राइवेट बैंक्स आप कहां पर बेहतर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, पर आपने अपने ही आंसर में इसको कंक्लूड कर दिया। लेकिन सर कुछ बैंक्स थे जो इस बार थोड़ा सा कंसर्न का सीन बना रहे थे, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, येस बैंक हो गया। तीनों ही बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इस वीक, थोड़ा दबाव में ज्यादा दिखे हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी इस तरीके के बैंक्स में बन रही है क्या, अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें या पीएसयूज की भी बात करें, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक्स की बात करें तो? अनिमा देखिए, आपको जब भी आप कोई परचेजेस करते हैं, किसी भी सेक्टर में परचेजेस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत होती है। और फंडामेंटली आप थोड़ा सा एनालाइज करके देखिए डेटा, क्वार्टरली रिजल्ट्स पिछले 1-2 साल के उठा के देखिए, एंड देखिए कि कौन सा बैंक्स क्या कर रहा है, किस तरह के विजन पे चल रहे हैं और उनकी बैलेंस शीट क्या दिखा रही है। एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज जो हमें बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल देखने को मिल रही है वो नॉन फूड क्रेडिट साइड पे है, जहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का विषय था पहले। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को अच्छी एडवांटेज मिलेगी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग इन फेवर ऑफ बैंकिंग सेक्टर। जहां तक स्टॉक्स का सवाल है तो मैं आपके दर्शकों को यही निवेदन करूंगा कि अगर वो अपने आप कुछ स्टडी करके फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से बैंक्स अच्छे करेंगे। देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन लार्ज बैंक्स ऑल्सो, मिड सेक्टर बैंक्स ऑल्सो, एंड स्मॉल बैंक्स एज वेल। आपको स्टडी करने की जरूरत है। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं,
आई वुड रिक्वेस्ट कि अपने किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलिए, वो आपका रिस्क एनालिसिस करके अच्छी तरह आपका पोर्टफोलियो समझ के एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर में वो अपने स्टॉक्स आपको चूज करके बता सकते हैं। तो बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी बैंकिंग सेक्टर, एंड उसको आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में सम्मिलित करिए। पिछली बार जब हमारी आपकी बात हुई थी सर, मैंने आईटी सेक्टर को लेकर के आपसे सवाल किया था और मेरा सवाल मुझे याद है, मैंने कहा था सर कभी चलेगा, का नियर फ्यूचर में देख लेंगे चलेगा या नहीं चलेगा। और आज मैं उसी आईटी सेक्टर को आपके सामने रख दे रही हूँ, बट सरप्राइजिंगली बहुत बेहतर परफॉर्म कर गया है इस हफ्ते आईटी सेक्टर। वैल्यूएशंस तो आपसे समझूंगी ही, लेकिन आईटी सेक्टर की जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफी वीक मोमेंटम देखा हमने इस सेक्टर में, और लगभग सभी आईटी कंपनीज चल रही हैं, चाहे वो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हो, चाहे मिड कैप में अगर हम जाएं तो भी आईटी कंपनीज बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। सस्टेनेबल है? सबसे बड़ा सवाल, सस्टेनेबल है? अनिमा, इस समय कहना बहुत मुश्किल है सस्टेनेबल है या नहीं है, और उसके पीछे मैं आपको रीजंस बता सकता हूँ। ये जो आपने पिछले 1-2 दिन में रैली देखी है आईटी सेक्टर में, इट्स बेसिकली ये एक एंटी एआई ट्रेड हुआ है। सो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक एआई में आज की डेट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और वैल्यूएशंस भी अनाप शनाप लेवल पे पहुंच गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एआई एक बबल है। एआई इटसेल्फ इज नॉट अ बबल। एआई ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है जो ना सिर्फ जिंदगियों को बदलेगी, वो कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट पूल्स को भी आने वाले समय में बदलेगी। तो ये आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। बट जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जिस तरह के वैल्यूएशंस इंटरनेशनली एआई कंपनीज को मिल रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन निकल के आता है, क्या एआई उस पेस पे ग्रो करेगा जिसके हिसाब से वैल्यूएशंस उसको दिए जा रहे हैं। सो दैट इज, जो रेट ऑफ ग्रोथ है, क्या वो उतनी होगी जो सब लोग कल्पना करके चल रहे हैं? तो ये जो क्वेश्चन सिर्फ मेरा ही नहीं, आई थिंक ये तमाम एनालिस्ट का है। और जब जब ये सामने आता है तो आपको एक इंटरनेशनली आपको एक करेक्शन देखने को मिलता है। पिछले कुछ समय में कोरिया में भी करेक्शन देखा है, ताइवान में भी देखा है, नैस्डैक पे भी थोड़ा करेक्शन देखा है फ्रॉम इट्स हाई। और जब भी ऐसा होता है, इंडियन आईटी कंपनीज जो लार्जली सर्विस ड्रिवन है और जो एआई में अभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई हैं, उनको डिस्टिंक्ट एडवांटेज मिलने लगती है। बट ये जो है, ये एआई पॉजिटिव नेगेटिव बबल, बड़ा छोटा, ये सब जो है रोज चेंज हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली आईटी सेक्टर बिहेव कर रहा है इंटरनेशनली। और जैसा इंटरनेशनली बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली इंडियन आईटी इज प्लेइंग द अदर वे अराउंड। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आईटी सेक्टर। जहां तक इंडियन आईटी सेक्टर के वैल्यूएशन का सवाल है अनिमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने चीप वैल्यूएशंस हमने शायद डेकेड्स में नहीं देखे हैं। आप सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो पहले डार्लिंग हुआ करती थी इंडियन स्टॉक मार्केट्स की, चाहे वो आप इन्फोसिस ले लीजिए, चाहे आप टीसीएस ले लीजिए, एचसीएल, आज गिरे पड़े हैं, बिल्कुल धरती पे औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। और इनको कोई वैभव सूर्यवंशी की तरह छक्के मारने वाला कोई प्लेयर चाहिए, बट वो अभी इस समय है नहीं। तो अभी हमें ये देखना है कि इंडियन आईटी सेक्टर एआई को कितना अडॉप्ट कर पाता है, इंटरनेशनली एआई में क्या हो रहा है, और उसके बाद ही इंडियन आईटी सेक्टर पे देयर आर ग्रीन शूट्स। बट अभी वो वक्त मेरे हिसाब से नहीं आया है जहाँ पे हम लोग एक बाय रिकमेंडेशन दे पाए। अभी भी हमारा एक न्यूट्रल व्यू है, बट हम इसे क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर हमें कोई ट्रांसफॉर्मेटिव सिग्नल्स तेजी से बहुत सारे दिखाई देंगे, we'll become a buyer, but as of now we have a neutral view. Don't sell IT at these levels, but don't buy. ओके, वैभव सूर्यवंशी मस्ट बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ सर। बहुत कहीं भी बेहतर रिवर्सल की बात करते हैं तो वैभव सूर्यवंशी से कंपैरिजन हो जाता है। खैर, क्या वैभव सूर्यवंशी से कंपैरिजन करते हुए यहाँ पे ज़ेंसार टेक को इंक्लूड किया जा सकता है आईटी सेक्टर में? 8 से 12% एक हफ्ते में चल गया ये स्टॉक। 2 जुलाई की अकेले की अगर रैली देखें तो 10% के आसपास थी,
52 वीक लो के आसपास ही है, अभी भी 423 रुपए पर कर रहा है ट्रेड, लेकिन शॉर्ट टर्म मोमेंटम तो अच्छा दिख रहा है। सर लॉन्ग टर्म मोमेंटम आप बता दीजिए, जेंजार टेक, टेक महिंद्रा या एचसीएल टेक, बेहतर कहां दिख रहा है लॉन्ग टर्म मोमेंटम? स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाते लेकिन फिर भी सर कंपनीज तो बेहतर कौन सी नजर आ रही है? अर्निमा देखिए, मैं इंडिविजुअल कंपनीज और स्टॉक्स के बारे में तो बात नहीं कर पाऊंगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, मेरे को न्यू एज टेक्नोलॉजी बैक्ड स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं। न्यू एज टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके देखें, जैसे इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट देयर आर सर्टेन इंडियन कंपनीज विच जहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा सेंटर प्लेस वगैरह में बहुत अच्छा कर रही हैं, और आने वाले समय में यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत ज्यादा मिलेंगी। तो वहां पे जहाँ पे अभी फील्ड बहुत छोटा है, वहां पे आई थिंक फील्ड का स्कोप बहुत बड़ा हो सकता है, और वहां पे चौके छक्के भी लग सकते हैं आने में। सिर्फ हम लोग इसकी बात नहीं करें, टेक्नोलॉजी स्पेस में हम लोग एरोस्पेस की बात करें, हमें वो भी बहुत अच्छा लगता है। डेटा सेंटर्स के बारे में मैंने आपको बताया। सेमीकंडक्टर्स की स्पेस में अगर हम लोग बात करें, वहां पे भी हमें अच्छा लगता है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करें, ऑल दैट लुक्स एक्सट्रीमली गुड टू अस। सो एनीथिंग बैक्ड बाय जो कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज हैं, बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी, वो भी हमें बहुत अच्छी लगती हैं। सो रादर देन प्योर प्ले टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, मैं जो हूँ ये न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे अपना कंसंट्रेशन दूंगा, एंड आई थिंक नेक्स्ट 5 years could be game changing for them. अच्छा, क्योंकि न्यू एज टेक्नोलॉजीज का सर आपने जिक्र किया है, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, इस वाले सेक्टर में ये राइट टाइम है क्या इन्वेस्ट करने का? और अगर अभी इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो बूम एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि न्यू एज टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और इसमें बहुत अच्छे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छे रिटर्न अपॉर्चुनिटीज है, ये भी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कितने समय बाद, 5 साल बाद? या निमा, 5 से 10 साल का अगर आप टाइम फ्रेम रखें, तो यहाँ पे जो पाए है, जो ओवरऑल पाए है, ये अभी बहुत छोटा है। एक छोटी बॉल है, टी की बॉल है, टेबल टेनिस की बॉल, जो प्रोबेबली कुछ समय बाद एक फुटबॉल बन जाएगी। मतलब इतना स्कोप है यहाँ पे इस सेक्टर में, और अभी तो हम लोगों ने मतलब कुछ देखा ही नहीं है उसमें। देखिए, टेक्नोलॉजी ओवरऑल इज गेम चेंजिंग, और ये जो नए एज सेक्टर्स हैं वो रेवोल्यूशनरी हैं, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, और ये पाए बहुत बड़ा बनने वाला है। अर्निमा, अगर आप 10 साल की कल्पना करके देखें, तो हमारी और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बिजनेस करने के तरीके और आयाम बदल जाएंगे। और आई मीन इवन इन फार्मा सेक्टर अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज देखेंगे, it could solve so many medical problems. I think in every possible aspects of life, technology can become game changing. और आप सोच के देखिए, यहाँ पे जो कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं, उनका साइज क्या हो सकता है आगे, ये सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ सेक्टर में, एंड आई थिंक इवन राइट नाउ, चाहे कुछ समय पहले भी अगर आपने लिया होता तो बहुत अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो मार्केट कैप्स अभी जिन कंपनीज के बहुत छोटे हैं, अगर वो अच्छा काम कंटिन्यू करती रही, इट कुड बिकम मेनी फोल्ड्स, इट कुड बी मल्टी बैगर स्टोरी गोइंग फॉरवर्ड। इट्स एन मेगा ट्रेंड, आई एम वेरी पॉजिटिव। ओके, एक और बेहतरीन सेक्टर। अच्छा, इस हफ्ते सर सारे ही सेक्टर्स को मैं बेहतरीन ही बोल सकती हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया रैली दिखाई है बाजार ने। बस आखिरी में भी सवाल आपसे करूंगी कि फंसेंगे या नहीं फंसेंगे निवेशक, पर एक और बेहतरीन सेक्टर जरा डिस्कस कर लेते हैं। मेटल सेक्टर को बहुत बेहतर रिस्पांस मिला इस बार, 3 से 6% के आसपास तक ये सेक्टर इस हफ्ते चलता हुआ नजर आया है। ग्लोबल मेटल डिमांड एक्सपेक्टेशंस है, रुपये की स्टेबिलिटी है, कुछ स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग भी हुई है और ये सभी पॉजिटिव ट्रिगर्स बन गए इस सेक्टर के लिए। चाइना के स्लो डाउन की चिंता हालांकि अभी भी बनी हुई है, तो मेटल सेक्टर के ऊपर प्रेशर अभी भी बना हुआ है, लेकिन रिकवरी आती दिखाई दे रही है। जितना ये गिर चुका था सेक्टर, आईटी के साथ ही जितना ज्यादा प्रेशर में था, उतना ही तेजी से रिकवर भी कर रहा है। हिंडेल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन अच्छा है। और इस समय मेटल्स की अगर हम बात करें तो सर मेटल्स का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है? क्या अभी बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ेगा? क्योंकि जब बाजार तेज था तब भी मेटल्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा करके दिए थे।
अच्छा लगता है अनिमा, मेटल सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। और खासकर तब अच्छा लगता है जब यहाँ पे सिग्निफिकेंट करेक्शन हो चुका है। तो अगर हम प्रेशियस मेटल्स की बात करें, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर हैज प्रैक्टिकली करेक्टेड बाय मोर देन 50%। अगर आप देखें, सिल्वर $120 के आसपास चला गया था, अब इट इज लेस देन $60 ऑन इंटरनेशनल प्राइसेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो गोल्ड में भी अच्छा खासा करेक्शन आ गया है, $4000 के आसपास आ गया है। एंड द फंडामेंटल्स हैवंट चेंज्ड अनिमा, इट इज जस्ट दैट प्राइसेस में मूवमेंट हुआ है, अप एंड डाउन, एंड सिग्निफिकेंट अप्स एंड सिग्निफिकेंट डाउन्स। नाउ वी आर एट सिग्निफिकेंट डाउन्स राइट नाउ। सो जो लोग $120 पे सिल्वर खरीदने को तैयार थे, अब उनको अगर $60 के नीचे पे सिल्वर मिल रहा है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि $60 का 50 नहीं हो सकता है, 50 भी हो सकता है, बट एक जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो इट इज डेफिनेटली इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर्स। एंड इन्वेस्टर्स शुड अक्यूमुलेट, स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग, बट इन ट्रांचेस, एक साथ नहीं खरीद के आप 2-3 ट्रांचेस में खरीदिए, आई थिंक इट वुड मेक लॉट मोर सेंस। इसी तरह से अगर हम हार्ड मेटल्स की बात करें अनिमा, हम लोग बात करें कॉपर की, बात करें एल्यूमिनियम की, बात करें प्लैटिनम, पैलेडियम की बात करें, आई थिंक देयर इज अ मार्केट फॉर दैट। एंड हम लोग कॉपर की कई बार हम लोग ने बात करी हुई है। कॉपर का इंडस्ट्रियल यूसेज इज वेरी हाई, एंड सो इज द केस विद एल्यूमिनियम। हम दोनों कमोडिटीज के ऊपर बहुत बुलिश हैं। सो अगर आपको एक डिप्स मिल रहे हैं, आई थिंक it should be accumulated. So we are positive on both copper, aluminum, and some of the other hard metal commodities. So, Okay. so that is what our view is. Soft commodities is something हम लोग उस पे हमारा थोड़ा सा bearish view रहेगा, but hard metals and precious metals we are positive on it. अच्छा, मतलब यहाँ पर अगर हमें स्ट्रैटेजी बनानी है तो सर कैसे बना करके चलनी चाहिए? एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सो अनिमा देखिए, डिप्स पे आप accumulate कर सकते हैं इसमें, और इनफैक्ट you can start now and start accumulating. With every fall you can add more, और you can put percentages in place कि अगर 10% नीचे गिरता है, हम लोग एक ट्रांच और कर देंगे, और अगर 10% और गिरता है, then we can add another tranche. This is one way of doing it. You should आपको अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखने चाहिए। गोल्ड सिल्वर को आप ETFs के थ्रू प्ले कर सकते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह को आप कंपनीज के थ्रू प्ले करके देख सकते हैं। There are some good companies operating in this field, and you can start buying. थोड़ा सा नजरिया लंबा रखिएगा। I think 5-year time, 10-year time kind of a time frame is what I look forward to. I don't know what will happen in short term, 2-3 महीने में। अगर कोई 2-3-4-5 महीने का व्यू लेके चल रहा हो, then they should not take my suggestions. ओके अच्छा, मेटल सेक्टर में ही वेदांता में अभी डीमर्जर हुआ था तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया था स्टॉक, बहुत ज्यादा लोग टेंशन में भी थे, और अलग अलग सेक्टर्स में ही गया है वेदांता का जो डीमर्जर हुआ है। लेकिन अगर मैं मेटल की बात करूं तो एल्यूमिनियम बेहतर परफॉर्मेंस देता, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देता नजर आया वेदांता एल्यूमिनियम। इस हफ्ते 5 से 7% का वीकली गेन दिखाई दिया है। आयरन, वेदांता आयरन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहां भी 3 से 5% का पॉजिटिव गेन है। वेदांता ऑयल की परफॉर्मेंस की बात करूं हालांकि अगर इससे हटके, तो 2 से 4% का गेन यहां पर दिखाई दे रहा है। वेदांता तो अलग अलग सेक्टर्स में चला गया। सर अब इन सेक्टर्स के हिसाब से बताइए कहां पर बेहतर दिख रहा है, लॉन्ग टर्म आउटलुक किस तरीके, या सारे ही वेदांता के जो स्टॉक्स मिले हुए हैं निवेशक एकदम चिंता बंद करके बैठ जाएं कि ठीक मिल गए हैं डीमर्जर के बाद? सो अनिमा देखिए, मैं ऐसा इंडिविजुअल कंपनी के बारे में बात नहीं करूंगा, बट मैं सेक्टर जहां पे ये लोग ऑपरेट करते हैं उसके बारे में बोल सकता हूँ। मेरे को एल्यूमिनियम अच्छा लगता है, मेरे को आयरन एंड स्टील comparatively, एंड अनदर सेक्टर व्हिच लुक्स गुड टू मी इज पावर सेक्टर। बट पावर सेक्टर में हमें रिन्यूएबल एनर्जी प्ले ज्यादा अच्छा लगता है। रिन्यूएबल एनर्जी हमें लगता है कि धीरे धीरे करके फॉसिल फ्यूल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स आपको रिन्यूएबल एनर्जी से ज्यादा मिलेंगे। फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्ले आपको वो ग्रोथ नहीं दे पाएंगे आने वाले समय में जो रिन्यूएबल एनर्जी से आपको मिल सकती है। सो that is where we like companies that are in clean energy space. So energy sustainability, climate के perspective से
एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आई थिंक हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी प्लेस दोनों अच्छे लगते हैं। तो एक डीमर्ज्ड एंटिटी, अगर आप वेदांता का भी, मैं आपको पास्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, नॉट फ्रॉम फ्यूचर पर्सपेक्टिव, अगर डीमर्ज्ड एंटिटी का अगर आप टोटल करके देखें, आई थिंक इट हैज अनलॉक्ड क्वाइट अ वैल्यू फॉर द इन्वेस्टर्स। सो इट्स नॉट बीन अ बैड आउटकम फॉर इन्वेस्टर्स, अच्छा रहा है। वेदांता अपने आप में इन्होंने काफी शेयर होल्डर्स को पास्ट में काफी अच्छा रिवॉर्ड किया हुआ है। नाउ यू हैव अ चॉइस, आप अपने सेक्टर्स के हिसाब से अपनी कंपनीज चूज कर सकते हैं। द डीमर्ज्ड एंटिटी जो लिस्ट हुई थी वो एक पर्टिकुलर लेवल पे हुई थी और अब वहां पे शार्प मूवमेंट्स अप एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, वो प्राइस डिस्कवरी चल रही है, वो अपने आप कुछ समय बाद स्टेबल हो जाएगा।